नाउ लेट्स सी एडवांस रूलिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेटलमेंट कमीशन देखा, इंटरेस्टिंग था। अब देखते हैं एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग क्या है कि ये उल्टा केस है। यहां पे केस अराइज नहीं हुआ है, बल्कि केस अराइज ही ना हो इसके लिए हम एडवांस रूलिंग में जाते हैं। द रियल मीनिंग ऑफ एडवांस रूलिंग। हालांकि उसमें देखेंगे एक पॉइंट ये भी है कि केस अराइज होने के बाद भी जा सकते हैं, वो पीएसयूज वगैरह को अलाउ किया है उन्होंने। लेकिन नॉर्मल जो एडवांस रूलिंग है, जो नॉन रेसिडेंट लोगों के लिए है, बेसिकली ये चैप्टर अभी मैं बताऊंगा हु आर द एप्लीकेंट्स हु कैन सीक एडवांस रूलिंग, तो ये बेसिकली नॉन रेसिडेंट्स के लिए है। और यहां पर एडवांस का मतलब ही है एडवांस, कार्य करने के पहले अंजाम का पता लगा लेना, उसको कहते हैं एडवांस रूलिंग। सिंपल है। एक नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इनटू सम सेक्टर, तो उसको पता होना चाहिए ना कि भाई मेरे को डिडक्शंस मिलेंगे कि नहीं। कुछ एक्सपेंस ऐसे है लाइक पेमेंट्स टू फॉरेन रॉयल्टी या जो भी है, तो उसका डिडक्शन मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनकम टैक्स में। फिर मेरा इनकम चार्जेबल होगा कि नहीं होगा, चार्जेबल होगा तो कौन से सेक्शन में होगा, कौन से रेट से होगा, डिडक्शंस मिलेंगे कि नहीं, अलाउंसेस मिलेंगे कि नहीं, किस रेट से मिलेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे होगा। तो ये सब जो बातें हैं, जहां भी आपको डाउट है, जो इनकम टैक्स एक्ट में क्लियरली लिखा है वो तो तुम समझ सकते हो, लेकिन जहां तुमको डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए तुम एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन कर सकते हो। तो कब करोगे? या तो बिजनेस चालू करने के पहले ही कर सकते हो, या बिजनेस चालू कर भी दिया है, काम चालू भी हो गया है, अर्निंग ऑफ इनकम है स्टार्टेड, फैक्ट्री है स्टार्टेड, लेकिन केस अराइज होने के पहले, यानी 143(2) या 147 केस अराइज होने के पहले तुम यहां जा सकते हो। कहां पे? एडवांस रूलिंग के पास। और फिर जो एडवांस रूलिंग एक बार डिसाइड हो गया, एक अथॉरिटी गवर्नमेंट ने सेट करके रखी है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कहते हैं उसको, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। वो आपका पूरा मैटर सुनेगा और डिसीजन देगा, तो डिसीजन को रूलिंग कहते हैं यहाँ, रूलिंग। डिसीजन को क्या कहेंगे? रूलिंग। वो बताएंगे आपको कि इस सेक्शन में ऐसा ऐसा होगा, दे विल गिव यू द इंटरप्रिटेशन। फिर वो इंटरप्रिटेशन जो है वो आपके ऊपर और असेसिंग ऑफिसर के ऊपर, कमिश्नर के ऊपर बाइंडिंग रहेगा। यानी जब आप रियल में फिर इनकम कमाओगे तो एडवांस रूलिंग के हिसाब से ही आपका असेसमेंट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? सो इट विल बी बाइंडिंग ऑन यू, द सीकर, एज वेल एज द डिपार्टमेंट। लेकिन ये कोर्ट्स वगैरह पे बाइंडिंग नहीं है। लेकिन कोर्ट में अगर ये लोगों पे बाइंडिंग है तो केस आएगा ही नहीं ना, तो कोर्ट में जाएगा कौन? सीधी बात। सो इट इज बाइंडिंग ऑन द असेसी हु सीक्स इट एंड द डिपार्टमेंट। लेकिन सिर्फ इन दोनों पे है। ये केस लॉ की तरह नहीं होता, याद रखो। केस लॉ क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो पूरे असेसीज पे बाइंडिंग होता है, सब पे बाइंडिंग होता है, हैविंग सिमिलर फैक्ट्स। यहां ऐसा नहीं है। एडवांस रूलिंग सिर्फ जो सीकर है उसी को बाइंड करता है। अगर उसका दोस्त है वो भी सेम बिजनेस इंडिया में करता है, उस पे बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ जिसने लिया उस पे बाइंडिंग है। ठीक है? तो इस तरह से एडवांस रूलिंग है। तो चलो देखते हैं अपन। तो देखो डेफिनेशंस पहले आपको समझ में आ जाएंगे। व्हाट इज एडवांस रूलिंग? तो वाली क्या है? मींस डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, क्वेश्चन ऑफ लॉ एज वेल एज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट बाय द अथॉरिटी। अच्छा, ये टेबल बहुत काम का। इसमें देखो, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये एडवांस रूलिंग डिफाइन कर रहा है, और सेकेंड कॉलम जो है वो एप्लीकेंट का डेफिनेशन है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ एप्लीकेंट, दिस इज डेफिनेशन ऑफ एडवांस रूलिंग। और वो साथ साथ में दिया है क्योंकि वैसे ही उसको पढ़ने का है। ये वाला पहला पॉइंट है तो इसमें एप्लीकेंट कौन रहेगा वो दिया है। सेकेंड पॉइंट है तो इसमें एप्लीकेंट कौन रहेगा वो दिया है। थर्ड पॉइंट है उसमें एप्लीकेंट कौन रहेगा वो दिया है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ एडवांस रूलिंग। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज एडवांस रूलिंग तो ये लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आया हु इज द एप्लीकेंट तो ये लिखेंगे। ठीक है? तो एप्लीकेंट का डेफिनेशन एक्चुअली आया ना तो दोनों लिखना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द एप्लीकेंट्स इन रिस्पेक्ट टू दिस। तो इनडायरेक्टली दोनों लिखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन विच हैज बीन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय अ नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट। लिखाइए देखो, किसने कौन अप्लाई करेगा?
नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट, तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेंट कौन रहेगा? नॉन रेसिडेंट। तो एक नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन विच रिजल्ट्स इन इनकम और विच रिजल्ट्स इन एक्सपेंस, दोनों चीजें, एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, तो वो आप पूछ सकते हो। ट्रांजैक्शन विच हैज बीन एंटर्ड इनटू और प्रपोज्ड टू बी एंटर्ड इनटू, हो गया है या प्रपोज्ड है। सेकेंड, in relation to tax liability of a non-resident arising out of a transaction which has been undertaken or is proposed to be undertaken by resident applicant with such non-resident। तो यहाँ एप्लीकेंट कौन है? रेसिडेंट। अब रेसिडेंट खुद के लिए पूछने जा रहा है क्या कि मेरी इनकम का क्या करना है? नहीं, वो नॉन रेसिडेंट के लिए पूछ रहा है कि उसके हाथ में क्या होगा। मैंने जो ट्रांजैक्शन उस नॉन रेसिडेंट के साथ किया है, फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल तो मैं ही हूं, फारूक हक। अब मैंने लोन लिया है एंजेलिना जोली से, जो कि नॉन रेसिडेंट है, आप सब जानते हैं। तो मैंने जो उससे लोन लिया है, मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। सो नाउ आई कैन गो एंड आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कि व्हाट विल हैपन टू दैट इंटरेस्ट इनकम ऑफ एंजेलिना जोली, क्या उसके हाथ में टैक्सेबल है कि नहीं है? ये सवाल मैं जाके पूछ सकता हूं। मेरे लिए नहीं जाऊंगा कि मुझे एक्सपेंस मिलेगा कि नहीं, नो नो नो, मैं मेरे लिए नहीं जा सकता, लेकिन मैं जो मेरा नॉन रेसिडेंट पार्टनर है, पार्टनर यानी ट्रांजैक्शन का अपोजिट साइड, जिसके साथ मैंने डील किया है, जो कि नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए मैं सवाल पूछ सकता हूं। तो रेसिडेंट एप्लीकेंट विल आस्क क्वेश्चन फॉर द नॉन रेसिडेंट्स टैक्स लायबिलिटी। फिर तीसरा है इन रिलेशन टू टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ रेसिडेंट एप्लीकेंट। अब आया रेसिडेंट एप्लीकेंट, arising out of a transaction which has been undertaken, proposed to be undertaken by such applicant। तो यहां एप्लीकेंट कौन है? तो देखो, रेसिडेंट falling within such class or category of persons as notified by the central government। तो यहां हर कोई नहीं जा सकता, आप मैं हर कोई उठ के चले गया, नहीं, सिर्फ जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा सिर्फ वो लोग जा सकते हैं। तो पीएसयूज वगैरह को गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है, जो पीएसयूज है वो जा सकते हैं, उनको अलाउड है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये एक्चुअल रेसिडेंट एप्लीकेंट्स। फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इशू रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम विच इज पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और द अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये देखो, ये तो केस पेंडिंग वाला है, ये मैंने बताया ना। नॉर्मल एडवांस रूलिंग क्या है? केस आने के पहले, नॉर्मल एडवांस रूलिंग केस आने के पहले होना चाहिए, हाँ। लेकिन ये जो केस है थर्ड वाला, ये भी पीएसयूज के लिए है, ये थोड़ा हटके है। इसमें क्या है कि पब्लिक सेक्टर, पब्लिक जो कंपनीज है, गवर्नमेंट ही ओनर है उनका, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट का ही है। तो कभी कभी क्या है कि ये लोग ही आपस में झगड़ा करते रहते हैं। पीएसयू को भी तो टैक्स पे करना है ना, पीएसयूज आर टैक्सेबल, क्योंकि कंपनीज है, कॉर्पोरेशंस है, उनको टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दिया कि तुमने टैक्स बराबर पे नहीं किया, आओ तुम्हारा असेसमेंट करते हैं। ये बोलते कि नहीं, हमने बराबर पे किया। अरे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ही ढाबे हैं दोनों, पीएसयू भी गवर्नमेंट का ही ढाबा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो है ही उनका। अभी आपस में झगड़ा करना कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, बेकार पैसे बर्बाद हो रहे हैं लॉयर्स के पीछे। तो गवर्नमेंट ने उनको एक वो दिया है, वे आउट। क्या दिया है कि जो पीएसयू है वो जाकर के, पेंडिंग केस है, देखो पेंडिंग है कहां पे? इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने, यानी कि एजुडिकेशन स्टेज पे, असेसमेंट स्टेज पे, या अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी दिया है। अप टू अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर केस चल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास। जो डिबेटेबल क्वेश्चन था, जिस पे झगड़ा चल रहा है, उस क्वेश्चन को लेकर जाओ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। फिर जो एडवांस रूलिंग आएगा उसके ऊपर, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो भी डिसीजन दे देगा वो दोनों को मानना पड़ेगा, और वो फिर अप्लाई करके असेसमेंट कंप्लीट किया जाएगा, ऐसा है। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है जो पेंडिंग केस में जाना पड़ता है। बाकी सब केस में पेंडिंग में नहीं जाते, बाकी सब केस में पहले जाते हैं, केस अराइज होने के पहले। लेकिन ये है केस अराइज होने के बाद। तो देखो, पेंडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी कि असेसमेंट में, या अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील में,
and such determination or decision shall include determination or decision of any question of law or fact relating to such computation of total income specified in the application. तो यहां भी कौन जाएगा? such class or category as notified by the government. तो इसमें PSUs अभी नोटिफाइड है. तो 2A और 3 में डिफरेंस क्या है? ये 2A वाले जो है ये केस अराइज होने के पहले वाले हैं और 3 जो है ये केस अराइज होने के बाद वाले हैं, पेंडिंग केस वाले हैं. तो ये पेंडिंग केस वाले हैं, ये केस अराइज होने के पहले, बिफोर द केस अराइजेस, ऐसे लिख दो, बिफोर केस अराइजेस. तो ये भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, इसको भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा. फिर फोर्थ पॉइंट में है वेदर एन अरेंजमेंट विच इज प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन बाय एनी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट इन एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट. फिर उसके बाद बी पॉइंट है एप्लीकेंट में. एप्लीकेंट्स में और भी पॉइंट्स हैं. ये तो यहां इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया, लेकिन एप्लीकेंट में कस्टम्स के अंदर जो लोग हैं वो भी कवर्ड है इसमें. Applicant as defined in clause C of section 28E of the Customs Act 1962. Customs Act में अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं. Then applicant as defined under clause C of section 23A of Central Excise Act and applicant as defined in clause B of section 96A of the Finance Act 1994, यानी for service tax purposes. तो ये इधर क्यों डाला इन लोगों को? क्योंकि वहां पे पहले जो सेटलमेंट कमीशन होता था इनडायरेक्ट टैक्स में, अभी जीएसटी आ गया है तो वहां एक्साइज सर्विस टैक्स सब खत्म हो गए ना. लेकिन पुराने अगर कोई पेंडिंग होंगे केसेस और उनके लिए जाना है तो वहां पे कौन जाएगा? अभी वो तो सब खत्म हो गया, वहां सब डिपार्टमेंट चेंज हो गया. तो उनको इसलिए यहाँ उठा के डाल दिया है इनकम टैक्स के अंदर कि वो यहाँ पे जा सकते हैं सेटलमेंट कमीशन के पास कस्टम एक्साइज और सर्विस टैक्स के मैटर्स को लेकर के. फिर उसमें देखो एक नोटिफिकेशन भी दिया है जो अपन ऊपर में क्लॉज देखा ना कि दे कैन स्पेसिफाई पीपल, रेसिडेंट वाले लोग जो स्पेसिफाई नोटिफाई होंगे वो जा सकते हैं. तो उसमें एक नोटिफिकेशन दिया है, देखो, द गवर्नमेंट हैज वाइड नोटिफिकेशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर क्लॉज 2A. Specify such class of persons so that a resident falling within such class would qualify as an applicant. कौन है उसमें? देखो, a resident in relation to his tax liability arising out of one or more transactions valuing rupees 100 crores or more in total which has been undertaken or proposed to be undertaken would be applicant for the purpose of this advance ruling application. जिन्होंने 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन किए, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एक या बहुत सारे, वैल्यूइंग 100 करोड़ और मोर अगर आपने किए हैं, यानी आप बड़े आदमी हैं, अंबानी है, अदानी है, तो आप सेटलमेंट नहीं, एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कोई आपको 2000 करोड़ का, उसमें कोई तो भी लफड़ा है, आप जा सकते हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास. फिर उसके बाद उसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिया है. कौन से एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है? ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए है, एग्जाम में फॉर्म वगैरह नहीं पूछता, मगर एक बार पढ़ के रखो. ठीक है, तो देखो उसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा होगा. तो रूल 44E है सबसे पहले कि एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग एन एडवांस रूलिंग अंडर सो एंड सो shall be made in quadruplicate यानी 4 copies, quadruplicate यानी 4 copies in the prescribed form as indicated below and verified in the manner. तो verify वही रहता है, I so and so hereby state that whatever I have mentioned is true to the best of my knowledge and belief. देखो नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट जो था उसके लिए फॉर्म 34C है. फिर जो रेसिडेंट वाला था फॉर नॉन रेसिडेंट, जो रेसिडेंट अप्लाई कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, 34D. फिर जो रेसिडेंट खुद के लिए अप्लाई कर रहा है फॉर हिमसेल्फ, वो 100 करोड़ वाले, उनके लिए 34DA. फिर वो PSU वाला जो केस था
उसमें 34E पेंडिंग केस वाले, रेसिडेंट पेंडिंग केस PSU वाले 34E एंड 34EA, ऐसे है सब। देन प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ फीस आपको देना है, फी पेएबल कितना है तो वो नीचे दिया है, व्हाट इज द फी पेएबल फॉर एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ इसका प्रूफ भी लगाने का है। तो फी कितनी है देखो, द फी पेएबल इज एज अंडर, तो ये सारे जो एप्लीकेंट्स है 1 2 2A पहले 3 वाले, उनको देखो, amount of one or more transactions entered into or proposed to be entered into in respect of which ruling is sought, जो ट्रांजैक्शन के लिए तुम रूलिंग लेने वाले हो वो अगर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ है तो 2 लाख रुपए की फीस है। सो इट इज नॉट सिंपल, एडवांस रूलिंग के लिए जबरदस्त फीस लग रही है 2 लाख रुपए अगर 100 करोड़ के नीचे के ट्रांजैक्शन है तो। फिर एक्सीडिंग 100 करोड़ है बट डज नॉट एक्सीड 300 करोड़ है तो 5 लाख की फीस आपको भरनी पड़ेगी, और 300 करोड़ के ऊपर है तो 10 लाख की फीस है, याद रखना है। एंड फॉर अदर एप्लीकेंट्स इन ऑल केसेस 10,000, बाकी लोगों को 10,000। फिर 245 के अंदर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग दिया है, तो अथॉरिटी कैसे बनती है, उनके क्या फंक्शंस है वो अपन देख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट द अथॉरिटी फॉर गिविंग एडवांस रूलिंग टू बी नोन एज अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, provided that the authority shall cease to act as an authority for advance ruling for the purpose of Chapter 5 of Customs Act 1962 on and from the date of appointment of Customs Authority for advance ruling under Section 28EA of that Act। अभी कस्टम का क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। 2017 में GST आया, जुलाई में आया, तो वहां पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स का एडवांस रूलिंग होता था जिसमें एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स सब कंबाइन होते थे, उसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। और जैसे हमने ऊपर में देखा कि उसको खत्म कर दिया और उसके प्रोविजंस यहाँ पे डाल दिए, यानी कि ये सारे जो केसेस वहाँ पेंडिंग होंगे एडवांस रूलिंग के सामने, या जिन लोगों को एडवांस रूलिंग क्लेम करना है ये तीनों एक्ट के अंदर, कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, तो उनको अब यहाँ पे इनकम टैक्स जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है उनके पास भेज दिया कि यहाँ जाओ, वहां खत्म हो गया है वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, यहाँ पे जाओ। अब ये 2017 में हुआ, कस्टम्स एडवांस रूलिंग गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, यानी वो पूरा इनडायरेक्ट का ही था, पूरा इनडायरेक्ट टैक्स का, कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो इनका जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी था उसको ख़त्म कर दिया और उनको भेज दिया इनकम टैक्स एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास कि यहाँ चले जाओ, यहाँ तुम एप्लीकेशन करो, यहीं पे तुम्हारा जो भी है सोल्यूशन निकलेगा। अब ठीक है, वहाँ तो आ गया, लेकिन कस्टम्स एक्ट तो अभी भी कंटिन्यू है ना पूरा का पूरा। एक्साइज और सर्विस खत्म हो गया, जीएसटी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कस्टम्स एक्ट तो कंटिन्यू है। तो वहाँ पे फिर मालूम नहीं क्या हुआ एक साल के अंदर, तो 2018 में अमेंडमेंट ये है कि वापस से कस्टम्स एडवांस रूलिंग अथॉरिटी उन्होंने एस्टैब्लिश किया है कस्टम्स एक्ट के अंदर। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। तो कस्टम्स के लिए उन्होंने वापस से क्रिएट कर दिया। तो कस्टम्स वालों को यहां जो भेजा था, अब उनको बोला कि नहीं नहीं, अब ये यहां मत जाओ, अभी वापस तुम्हारे लिए हमने फॉर्म कर दिया है कस्टम्स एक्ट के अंदर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, उनके पास जाना है। तो 2018 ऑनवर्ड्स इनके पास जाना है। लेकिन फिर उसमें ये बोला कि यहां जाओ, एडवांस रूलिंग आएगा, लेकिन ये एडवांस रूलिंग में अगर डिपार्टमेंट या फिर असेसी सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील कर सकते हो। तो अपील करने को कहां भेजा? तो इनकम टैक्स एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास। तो ये जो इनकम टैक्स एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है जो अपन यहां पढ़ रहे हैं, दिस विल नाउ एक्ट एज एन अपीलेट अथॉरिटी अंडर कस्टम्स। और कस्टम्स का बेसिक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अलग से एस्टैब्लिश कर दिया है, तो अलग से एस्टैब्लिश हो गया। तो यहां जो पावर्स पहले इधर ट्रांसफर किए थे 2017 में, तो वो प्रोविजो बना के बोला कि नहीं नहीं, नाउ दिस अथॉरिटी विल नॉट एक्ट एज अ कस्टम्स एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, बट नाउ इट विल एक्ट एज कस्टम्स अपीलेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। तो वो पे देखो नीचे दिया है 1A के अंदर
कि on and from the date of appointment of the customs authority for advance ruling referred to under this proviso to subsection 1, the authority, this authority यानी कि income tax authority for advance ruling shall act as an appellate authority for the purpose of chapter 5 of Customs Act 1962. यानी इनकम टैक्स अपेलेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है वो अभी कस्टम्स के लिए क्या काम करेगा, अपेलेट अथॉरिटी का काम करेगा। तो देखो, तो अभी क्या होगा कि 2018 से कि कस्टम्स में अपना एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अलग से बन गया, तो बेसिक एडवांस रूलिंग इनसे पहले लेना है, उससे अगर आप डिससेटिस्फाइड है तो फिर अपील करेंगे, तो अपेलेट अथॉरिटी कौन एक्ट करेगा, इनकम टैक्स एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। तो वो यहां दिया है 1A के अंदर, आए समझ में। लेकिन उसमें भी प्रोविजो है दैट द अथॉरिटी शैल नॉट एडमिट एनी अपील, शैल नॉट एडमिट एनी अपील against any ruling or order passed earlier by it in the capacity of authority for advance ruling in relation to any matter under chapter 5 of Customs Act after the date of such appointment of Customs Authority for advance ruling। यानी देखो, ये 2017 में यहाँ पे ट्रांसफर किए थे ना केस, तो ये वाले केस जो इधर ट्रांसफर हुए थे कस्टम्स के, तो अगर यहाँ पे ऑर्डर इसी अथॉरिटी ने पास किया है, एडवांस रूलिंग इज गिवन बाय इनकम टैक्स एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अंडर चैप्टर 5 ऑफ कस्टम्स एक्ट, तो फिर ये वाले केसेस के लिए वो अपेलेट अथॉरिटी नहीं है। ये जो एडवांस रूलिंग यहाँ पे दिया गया है उसके लिए वो अपेलेट अथॉरिटी का काम नहीं करेंगे। अपेलेट अथॉरिटी का काम कहाँ करेंगे, सिर्फ यहाँ पे। अब ये कस्टम्स में जब बन जाएंगे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और यहाँ पे जो रूलिंग आएंगे उसके लिए वो अपील अथॉरिटी का काम करेंगे, नॉट फॉर दीज रूलिंग्स बिकॉज दीज रूलिंग्स आर गिवन बाय इटसेल्फ। तो उन्होंने ही रूलिंग दिया और वही उस पर अपीलेट का भी काम करेंगे क्या, नहीं। तो वो प्रोविजो में लिखा है। समझ क्या क्या चलते रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, गॉड ओनली नोज। फिर आगे लिखा है, द अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड सच नंबर ऑफ वाइस चेयरमैन, रेवेन्यू मेंबर्स एंड लॉ मेंबर्स एज द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, उसके अलावा रेवेन्यू मेंबर्स एंड लॉ मेंबर्स, ऐसे दो तरह के मेंबर्स होंगे। फिर उनके क्वालिफिकेशंस क्या है वो भी देखो, तो दिया आगे कि पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन who has been a judge of the Supreme Court or the Chief Justice of High Court or for at least 7 years a judge of the High Court। यानी या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट का नॉर्मल जज भी रहा तो चलेगा, लेकिन 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज जज ऑफ हाई कोर्ट। देन वाइस चेयरमैन हु हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, कोई भी जज ऑफ हाई कोर्ट है तो उसको वाइस चेयरमैन बना सकते हैं। Then revenue member from the Indian Revenue Service IRS who is or is qualified to be a member of the board, board यानी अपना CBDT का मेंबर होने का वो रखता है, वो इतना क्वालिफिकेशन उसके पास है तो उसको लगाएंगे। और from the Indian Customs and Central Excise Service who is or is qualified to be a member of Central Board of Excise and Customs, जो वहाँ के, क्योंकि वहाँ के केसेस यहाँ शिफ्ट किए थे इसलिए ये लिखा है, लेकिन अब ये लोगों को हटा देंगे ऑन द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी। एंड अ लॉ मेंबर फ्रॉम द इंडियन लीगल सर्विस, तो लॉ मेंबर लीगल सर्विस वाले होंगे, हु इज क्वालिफाइड टू बी एन एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी। Then the terms and conditions of service and the salaries and allowances shall be such as may be prescribed, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। Then central government shall provide to the authority with such officers and employees, obviously secretaries and all will be there, प्यून, चाय वाला वगैरह वगैरह, यानी जो चाय लाने के लिए प्यून। Then the powers and functions of the authority may be discharged by its benches as may be constituted by the chairman from amongst the members thereof, अलग अलग benches बनाए जाएंगे। Then in the event of occurrence of any vacancy in the office of the chairman by the reason of his death, resignation or otherwise, the senior most vice chairman shall act as the chairman until the date on which the new chairman is appointed to fill that vacancy. And in case the chairman is unable to discharge his functions owing to absence,
तो एक है कि वो मर गया, दूसरा है कि भैया वो इल है या कोई दूसरी वजह से नहीं कर सक रहा है अभी. Then senior most vice chairman shall discharge the function of chairman until the chairman resumes his duties. All simple points. Then a bench shall consist of the chairman or the vice chairman and one revenue member and one law member. It can be CRL in the chairman plus revenue member plus law member, or it can be VC plus R plus L. Provided that where the authority is dealing with the application seeking advance ruling in any matter relating to this act, the revenue member of the bench shall be such member as referred to under 3C1. यानी इनकम टैक्स वाले अगर केसेस है तो इनकम टैक्स वाला जो रेवेन्यू मेंबर है वो काम करेगा, और वो कस्टम वाले केसेस है तो कस्टम वाला जो रेवेन्यू मेंबर है वो CBEC वाला जो है वो काम करेगा. सिंपल. Then authority shall be located in the National Capital Territory of Delhi and its benches shall be located at such places as the government may specify. अलग अलग सिटी में बेंचेस उसके काम कर सकते हैं. सिंपल है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. ऐसे आगे क्वेश्चन का आएगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, उस पर क्वेश्चन आता है. खैर, लेकिन ये जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी है. देन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग, तो उसमें लिखा है एन एप्लीकेंट डिजायरस of obtaining the advance ruling under this chapter. पहले इसमें ये भी लिखा था, देखो जो अब कैंसिल हो गया है, चैप्टर 5 ऑफ कस्टम्स एक्ट, may make an application in such form and in such manner as may be prescribed, stating the question on which the advance ruling is sought. क्योंकि कस्टम वाले अभी यहाँ नहीं आएंगे ना, कस्टम वाले कस्टम्स एक्ट में जाएंगे वहाँ की अथॉरिटी के पास, फिर वहाँ काम नहीं जमा तो फिर अपील के लिए यहाँ आ सकते हैं, बट नॉट द ओरिजिनल एप्लीकेशन. तो क्वेश्चन स्टेट करो और सबमिट कर दो. देन द एप्लीकेशन शैल बी मेड इन क्वाड्रुप्लिकेट, यानी 4 कॉपीज में देना है, एंड अकम्पनीड बाय अ फी ऑफ 10,000 रुपीज और सच फी एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 44E विच एवर इज हायर. तो वो जो हमने देखा था 44E, तो जो भी हायर है वो देना है 10,000 या जो 44E में स्पेसिफाइड है विच एवर इज हायर. And the applicant may withdraw the application within 30 days from the date of application also. 30 दिन में आपको विड्रॉ करने का पावर है. सिंपल है. फिर प्रोसीजर क्या होता है, देखो बहुत सिंपल रहता है. एक बार आपने एप्लीकेशन किया तो अब क्या होगा, देखो the authority shall cause a copy thereof to be forwarded to the commissioner and if necessary call upon him to furnish the relevant records. वहां से रिकॉर्ड्स बुलाएंगे. Provided that where any record have been called by the authority, such record shall as soon as possible be returned. Obviously, बुलाएंगे, चेक करके रिटर्न करेंगे, और क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या. Then authority may, after examining the application and the records called for, by order either allow or reject the application. तो ये पहला पड़ाव होता है. पहले पड़ाव में अपन रिकॉर्ड्स बुलाएंगे कमिश्नर से. तो कमिश्नर कौन, अगर इनकम टैक्स वाला एप्लीकेशन है तो इनकम टैक्स कमिश्नर, एक्साइज वाला है तो वहां का कमिश्नर, सर्विस टैक्स वाला है तो वहां का, कस्टम में तो कस्टम का कमिश्नर. तो वहां से रिकॉर्ड बुलाएंगे, चेक करेंगे कि क्या मैटर है. फिर ये डिसाइड होगा कि भाई तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना कि रिजेक्ट करना. पहले तो ये डिसीजन है, अभी एप्लीकेशन पे रूलिंग नहीं है. पहले तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा एप्लीकेशन सही इंटेंशन से है क्या, अगर है तो एक्सेप्ट करेंगे. लेकिन पता चला कि तुम्हारा इंटेंशन टैक्स इवेजन वगैरह का है और तुम आके सवाल पूछ रहे, अरे हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्या हम बच जाएंगे. तो वहां रूलिंग वालों को समझ में आ गया, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को, कि तुम्हारा इंटेंशन सही नहीं दिख रहा, टैक्स इवेजन करने के इंटेंशन से तुम आए हो, लूप होल पे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो रिजेक्ट कर देंगे. और भी कुछ पॉइंट्स अभी हम देखेंगे जहां रिजेक्ट होता है. तो ये पॉइंट अब देखो इंपॉर्टेंट है, कौन से केस में रिजेक्ट करना पड़ता है. ये प्रोविजो, इसको टिक मारो, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में. देखो, प्रोवाइडेड दैट द अथॉरिटी शैल नॉट अलाउ द एप्लीकेशन वेयर द क्वेश्चन रेज्ड इन द एप्लीकेशन फॉल्स इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज. तो यहां क्वेश्चन क्या आएगा, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस application for advance ruling has to be rejected. ये क्वेश्चन आएगा. तो उसमें आप इतने पॉइंट्स लिखोगे. देखो, नंबर 1,
is already pending before any income tax authority or the tribunal or any court. अगर pending case except the PSU case, क्योंकि PSU वाला जो आपने देखा था वहां तो रूलिंग पेंडिंग है तो ही आप आ सकते, तो वो एक हट के केस, वो अलग पॉइंट है ना, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। लेकिन बाकी केसेस जो है उसमें अगर केस पेंडिंग हो गया है, आपको नोटिस भेजा जा चुका है असेसमेंट का या अपील पेंडिंग है, तो आप नहीं जा सकते, देन यू आर आउट, यू कैन नॉट गो फॉर एडवांस रूलिंग। केस अराइज होने के पहले जाना पड़ता है, तो अगर केस पेंडिंग है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अरे ये सवाल लेके जाओगे क्या, मेरी प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगा? ओके, साल ये काम है कि अपना या डिबेटेबल पॉइंट्स को हम डिसाइड कर रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे क्या? नहीं, रिजेक्ट। और relates to a transaction or issue which is designed prima facie for the avoidance of tax। जो मैंने पहले ही आपको बताया कि अवॉइडेंस ऑफ टैक्स से रिलेटेड कोई लूपहोल तुमको मिला है, जिस लूपहोल से तुम टैक्स अवॉइड कर सकते हो, और जाके पूछ के आना चाहते हो, कंफर्मेशन लेना चाहते हो रूलिंग अथॉरिटी का कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। अरे अगर हम कर ले तो फिर फंस जाते ना, इतना इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी है फंस जाएगा, तो उसके पहले जाके पूछ के आते ना कि देखो लॉ में ऐसा लूपहोल है, क्या हम इसको ले सकते हैं फॉर आवर बेनिफिट। तो अथॉरिटी क्या बोलेगी, निकल जाओ यहां से, दुष्ट आत्मा, गेट आउट ऑफ हियर। लेकिन एक्सेप्ट पीएसयूज एंड इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट्स, पीएसयूज में ये पॉइंट अराइज नहीं होता, पीएसयू में तो केस आ ही गया है तभी वो आ रहे, तो उसमें अवॉइडेंस सब चलता। Provided further that no application shall be rejected under this subsection unless an opportunity has been given to applicant of being heard, obviously। तो 3 पॉइंट है उसमें रिजेक्शन है, लेकिन पहले उसको अपॉर्चुनिटी देंगे एप्लीकेंट को कि भाई ऐसा ऐसा तुम्हारा केस है, व्हाई शुडंट वी रिजेक्ट। तो बताएंगे कि नहीं नहीं, मेरा इंटेंशन टैक्स अवॉइडेंस का बिल्कुल नहीं है, आप जो समझ रहे गलत है, मेरे चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि मैं टैक्स अवॉइडेंस करने वाला हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आप प्लीज एक्सेप्ट करो। और आखिरी में लिखा है कि जब ये रिजेक्ट हो गया तो उसके रीजंस देने पड़ेंगे, व्हाई द अथॉरिटी हैज रिजेक्टेड योर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर एक कॉपी तुमको और एक कॉपी कमिश्नर को भेज दिया जाएगा। किसका कॉपी? एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन एज ए केस में भी, एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट, जो भी है, तो उसका एक कॉपी तुमको, एक कॉपी कमिश्नर को भेज देंगे। अब रिजेक्ट हो गया तो मैटर खत्म हो जाता है, बाहर निकल जाओ, एक्सेप्ट हुआ तो आगे बढ़ेंगे। तो देखो, इफ एप्लीकेशन इज अलाउड द अथॉरिटी शैल आफ्टर एग्जामिनिंग सच फर्दर मटेरियल एज मे बी प्लेस्ड बिफोर इट बाय द एप्लीकेंट और ऑब्टेन्ड बाय द अथॉरिटी प्रोनाउंस इट्स एडवांस रूलिंग on the questions specified in the application। सिंपल। एक्सेप्ट करने के बाद फिर एक्चुअल में वो सुनवाई शुरू करेंगे। अब मेरिट्स को डिस्कस करेंगे। मेरिट्स ऑफ एप्लीकेशन जो है वो पूरा देख करके फिर वो अपना एडवांस रूलिंग देंगे। तो ये अब एक्चुअल रूलिंग है। पहला पॉइंट क्या था? जस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। अब ये एक्चुअल रूलिंग प्रोनाउंस होगा। अब यहां सवाल एक पैदा होता है कि क्या आपको पर्सनल हियरिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि सिर्फ एप्लीकेशन जो पेपर पे किया है उसको देख करके वो रूलिंग देंगे? हाँ, तो वहां देखो आगे लिखा है कि ऑन अ रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेंट द अथॉरिटी शैल बिफोर प्रोनाउंसिंग इट्स रूलिंग प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एप्लीकेंट ऑफ बीइंग हर्ड। तो यहां हियरिंग ऑटोमेटिक नहीं है, अगर आप चाहते हो तो फिर आप एप्लीकेशन करो कि भाई रूलिंग के पहले मेरे को सुनो, मेरे को बोलने का मौका दो, जो कि तुम खुद जाके बोल सकते हो या तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जाके बोल सकता है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर हो सकता है। Then authority shall pronounce its ruling in writing within 6 months of the receipt of application। ये टाइम है। और फिर उसका एक कॉपी दोनों पार्टीज को दे दिया जाएगा, एक एप्लीकेंट को
और एक कमिश्नर को। सिंपल। फिर उसके बाद छोटे छोटे सेक्शन है, देखो 245RR है, ये पीएसयू वाला केस है, ऊपर लिख दो कि पीएसयू में क्या था कि पेंडिंग केस था ना, तो पेंडिंग केस था, उसके बीच में अपन वहां एडवांस रूलिंग में चले गए, एप्लीकेशन डाला। तो जब तक एडवांस रूलिंग नहीं आ जाता, वो जो अथॉरिटी है जिसके पास केस पेंडिंग था, वो स्टे लग जाएगा उस पर, वो अपना केस डिसाइड नहीं कर सकता। जब तक रूलिंग नहीं आता वो चुपचाप बैठेगा। तो वो लिखा है, नो इनकम टैक्स अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल शैल प्रोसीड, यानी दे कैन नॉट प्रोसीड टू डिसाइड एनी इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एप्लीकेशन हैज बीन मेड बाय द रेसिडेंट एप्लीकेंट। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूलिंग किसको अप्लाई होता है, जो एप्लीकेंट है उसको अप्लाई होता है, यानी बाइंडिंग किसके ऊपर होगा, एप्लीकेबिलिटी का मतलब है बाइंडिंग, किसको बाइंड करेगा ये रूलिंग, जो एप्लीकेंट था उसको, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर विच इट हैज बीन सॉट, जिस ट्रांजैक्शन पे हमने एडवांस रूलिंग लिया है उसी के लिए, एंड ऑन द डिपार्टमेंट यानी कमिश्नर एंड अदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट एंड द सेड ट्रांजैक्शन। तो जो अप्लाई करता है उसके ऊपर, जो ट्रांजैक्शन के लिए किया है उसके लिए, और डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट को भी सिर्फ तुम्हारे लिए ये बाइंड करेगा, नॉट फॉर अदर्स। और ये बाइंडिंग इफेक्ट कब तक चलता रहेगा, जब तक के लॉ या फैक्ट्स चेंज नहीं हो जाते। अब अगर लॉ चेंज हो गया, जिस सेक्शन के ऊपर एडवांस रूलिंग हमने लिया था वो चेंज हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो पुराना एडवांस रूलिंग है वो खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब तक चेंज इन लॉ और फैक्ट्स, जब तक ये चेंज नहीं होते तब तक पुराना एडवांस रूलिंग कंटिन्यू रहेगा, बाइंडिंग रहेगा। तो एडवांस रूलिंग का कोई लाइफ 1 साल या 2 साल ऐसा नहीं रहता, जब तक लॉ सेम है तो एडवांस रूलिंग चलते रहेगा, इट विल रिमेन इन फोर्स। फिर वॉइड का पॉइंट दिया है कि वॉइड हो जाएगा कब, अगर पता चला कि तुमने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के सामने झूठ बोला था, सच को छुपाया था और एडवांस रूलिंग लिया था, और वो झूठ सामने आ जाए या वो सच जिसको छुपाया था वो कहीं से निकल के आ जाए, तो तुम्हारा जो रूलिंग है वो वॉइड करार दिया जाएगा। वेरी सिंपल पॉइंट। देखो, where the authority finds on a representation made to it by the commissioner or otherwise, यानी कमिश्नर या तो जाके उसको बताएगा रूलिंग अथॉरिटी को कि देखो इसने झूठ बोला था, 2 साल पहले जो इसने रूलिंग दिया था उसमें झूठ था, ये देखो ये सच है, या उनको खुद समझ में आ जाए, अदरवाइज यानी उसको खुद समझ में आ जाए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को, दैट एन एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय इट अंडर सेक्शन सो एंड सो, वो तो याद मत रखो यार, हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेंट बाय फ्रॉड or misrepresentation of facts, it may by order declare such ruling to be void ab initio. Void ab initio ने जिस दिन से रूलिंग दिया गया था उसी दिन से वो void कर दिया जाएगा, and thereupon all the provisions of the act will apply. फिर फ्रॉड केस बन गया तो तुम्हारा रेक्टिफिकेशंस होंगे, जितने असेसमेंट्स में उसको अप्लाई किया था अपन ने एडवांस रूलिंग को, वो सबको रीओपन करना पड़ेगा, है ना, और सबको वापस से असेसमेंट्स करने पड़ेंगे, फिर पेनल्टीज लगानी पड़ेंगी, प्रोसिक्यूशंस होंगे, इंटरेस्ट लगेंगे, तो वो सब फिर चीज़ें होगी। और ये जो टाइम लॉस हो गया है एडवांस रूलिंग लेने से विड्रॉ तक, ये टाइम वहाँ जो लिमिटेशन पीरियड्स होते हैं उसमें से एक्सक्लूड किया जाएगा, एक्सक्लूड करेंगे, यानी उतना एक्सटेंशन देंगे। तो ऐसा है, एंड कॉपी शैल बी सेंड टू दी applicant and the commissioner. चिल्लर। तो ऐसा है स्मॉल चैप्टर ऑफ एडवांस रूल।